गमन ऑनलाइन क्लासेस में मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक न्यायिक समीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि न्यायिक समीक्षा। अभी आपको लग रहा होगा न्यायिक व्हाट इज द न्यायिक समीक्षा। समीक्षा से आपको नहीं समझ में आ रहा है। न्यायिक वर्ड को तो हमें पता रहता है क्या है, लेकिन समीक्षा से क्या तात्पर्य, वही मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ जुडिशियल रिव्यू। अब आपको कुछ समझ में आया? रिव्यू वर्ड तो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज ही करते रहते हैं। रिव्यू बोलते हैं, यार फलाना इस बात का रिव्यू कर ले, फलाना इनका बात का रिव्यू कर ले। रिव्यू का मीन्स यही होता है कि किसी भी बात को दोबारा उसको रिवाइंड करना और उसके बारे में सोचना और उसके सही और गलत का निर्धारण करना। यही शक्ति है जो हमारी न्यायपालिका को संविधान द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो आई कहाँ से है। ये बेसिकली अमेरिका से आई है और वहीं के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा ये इस अवधारणा को लाया गया था। ठीक है, ये तो हो गई कि ये अवधारणा आई कहाँ से। अब हम देख लेते हैं कि भारत में न्यायिक समीक्षा की क्या स्थिति है। ठीक है, अब देखिए, जो भारत का संविधान है वो स्वयं न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपनी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक है, अब चूंकि संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो हमारे न्यायपालिका को प्रदान की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि जो न्यायिक समीक्षा जो शक्ति न्यायपालिका को प्रदान की गई है वो बेसिकली हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक तत्व माना गया है। यानी कि मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था कि संविधान में यह लागू किया गया है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी भी संविधान संशोधन द्वारा उसको हटाया नहीं जा सकता या उसमें किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसी तरह चूंकि न्यायिक समीक्षा को यहाँ मूल ढांचे का तत्व माना गया है, तो किसी भी संविधान संशोधन द्वारा उसको न तो खत्म किया जा सकता है, न उसके अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गई न्यायिक समीक्षा के बारे में एक ओवरव्यू। अब हम देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है बेसिकली, क्योंकि ऐसे तो हम कई बातें समझते हैं, लेकिन जब हमें लिखने का आता है कि हमें बेसिकली आपको आ जाए कि 2 लाइनों में इसका अर्थ बताइए, तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, न्यायिक समीक्षा का बेसिकली अर्थ यह होता है कि यह न्यायिक समीक्षा शक्ति न्यायपालिका को दी गई वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह केंद्र एवं राज्य द्वारा लागू किए गए कानूनों या आदेशों के संवैधानिकता की जांच कर सकता है। वही जो मैंने आपको भी बताया था कि मतलब किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करना। संवैधानिकता की मतलब कि वो अपने संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा उसके माध्यम से। यही न्यायपालिका की शक्ति है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच तो कर सकता है, लेकिन अगर वह उसको लगता है उसके परीक्षण के उपरांत कि वह कानून का उल्लंघन करता है या वह असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका द्वारा उसको खत्म किया जा सकता है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार उसको लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गई 2 लाइनों में। अब हम देख लेते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है उसको 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति सैयद साहतुल्लाह करके कोई थे, उनके माध्यम से कहा गया था कि जो न्यायिक समीक्षा है उसको 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जो संविधान संशोधन है उनके उनके उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि वह कहीं असंवैधानिक तो नहीं है। संवैधानिक संशोधन,
राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। अब देखिए ये तो एक न्यायमूर्ति द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। अब हम इसको समझ लेते हैं सही शब्दों में कि सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है, क्योंकि पॉलिटी में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बहुत टिपिकल हैं, तो हम नहीं समझ पाते और हमारे लिए याद करना भी उनको बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं न्यायिक समीक्षा का जो वर्णन किया गया था वो बेसिकली 3 आधार पर किया गया था कि न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक संशोधन यानी कि जो संविधान संशोधन किए जाते हैं समय समय पर, जैसे अगर संसद को लगता है कि कोई भी कानून ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, उसमें संशोधन की जरूरत है, तो वो संविधान संशोधन कहलाता है। यानी कि संसद द्वारा किसी भी कानून में जो संशोधन किया जाता है समय समय पर उसको संविधान संशोधन कहते हैं। उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है न्यायपालिका द्वारा। सेकंड आता है संघ एवं राज्य द्वारा पारित कानून एवं आदेशों की न्यायिक समीक्षा, यानी कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा यानी कि अपने क्षेत्र में कोई भी कानून या आदेश पारित किया जाता है तो उसकी भी जांच न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है कि कहीं वो असंवैधानिक तो नहीं है या फिर हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है किसी तरीके से। थर्ड आता है संघ एवं राज्य तथा राज्य के अधीन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा, यानी कि हमारे यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका और प्रशासनिक ये 3 चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि राज्य के अधीन जो प्रशासनिक जो प्रशासन होता है यानी कि उनके जो अधिकारी होते हैं जो अपने प्रशासनिक ढांचा जिनके द्वारा उनके द्वारा कार्य किया जाता है और प्रशासनिक ढांचे को एक वे में उनके द्वारा काम किया जाता है, तो यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं तो उसकी जांच करना है कि कहीं वो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो असंवैधानिक तो नहीं है। ठीक है, ये तो थे इनके वर्गीकरण। अब हम देख लेते हैं कि न्यायपालिका द्वारा कहाँ कहाँ न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया गया है। थर्ड आता है आपका टॉपिक न्यायिक समीक्षा का उपयोग। देखिए कई जगह पर न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया गया है, जैसे कि अभी 2015 में ही 99वें संविधान संशोधन तथा जो हमारे न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था, उन दोनों को हमारे न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला था आपका गोलकनाथ मामला जो कि 1967 में आया था। सेकंड है आपका बैंक का राष्ट्रीयकरण जो कि 1970 में की गई थी। थर्ड है आपका प्रीवियस का जो मामला था 1971 में किया गया था इसको। चौथा है आपका मिनर्वा मिल्स जो कि 1980 में किया गया था। ठीक है, और 2015 में जो 99वां संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए यह आयोग गठित किया गया था, जिसको 2015 में न्यायपालिका ने यानी कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि न्यायिक समीक्षा की हम कोई भी संविधान संशोधन या कोई भी कानून हमारे यहाँ लाया जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि इसको क्यों लाया गया। तो देख लीजिए इसका महत्व क्या है न्यायिक समीक्षा का। देखिए न्यायिक समीक्षा का
बात पर एक बहुत बड़ी शक्ति है जो न्यायपालिका को दी गई है। इसके माध्यम से हमारे केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बिठाया जा सकता है, यानी कि कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है राज्य और केंद्र के बीच कि कोई भी मामला है तो कौन संवैधानिकता की जांच करे कि वो सही है या गलत। इसलिए ये शक्ति न्यायपालिका को प्रदान की गई है कि ये न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से घोषणा कर सकता है कि कौन सा कानून सही है और केंद्र और राज्यों के बीच किसका कानून सही है और किसका गलत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो है केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाने के लिए। संतुलन। सेकंड है आपका संविधान की रक्षा। और थर्ड है आपका संविधान की रक्षा के और नागरिकों के अधिकारों का रक्षा। इसलिए न्यायिक समीक्षा का इन सब मामलों में बहुत महत्व है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी कानून अगर लागू किया जाता है तो कौन इसका निर्णय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, जो हम पढ़ रहे थे न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। हालांकि हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग तो नहीं किया गया, लेकिन समय समय पर कुछ अनुच्छेद लाए गए हैं जो हमारी न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ देख लेते हैं उनमें से इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें अनुच्छेद 13 द्वारा कहा गया है कि कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के संगत रहे हैं और उनका अपकर्ष यानी कि उनका ह्रास करते हैं तो वह न्यायालय द्वारा निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, सेकंड आता है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय को यह अधिकार प्रदान कर सकता है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी आदेश जारी कर सकता है। इसमें थर्ड आता है अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य एवं राज्य अंतरराज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच या अंतरराज्य विवादों के लिए जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आता है संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि जो संवैधानिक मामलों से संबंधित कोई भी मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में उनके लिए अपील की जा सकती है। इसके बाद आते हैं एक अनुच्छेद 133। इसमें क्या आया है कि अनुच्छेद 133 सिविल मामलों से संबंधित जो अपील की जा सकती है उसकी शक्ति प्रदान करता है कि सिविल मामलों से संबंधित जो भी अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अनुच्छेद 133 आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 136 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय से अपील के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अपील करता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कि वह मुख्य न्यायाधीश से किसी भी कानून से संबंधित मामले में सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या उनसे संबंधित कोई भी अन्य प्रयोजन के लिए आदेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को दी गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 245। इसमें कहा गया है संसद एवं राज्य विधायकों द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 245 के तहत प्रदान की गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 372 संविधान पूर्व कानूनों की निरंतरता से संबंधित है, यानी कि संविधान के पूर्व जो कानून बनाए गए थे उनकी निरंतरता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 372 के तहत। ये तो थे न्यायिक समीक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान। अब हम देख लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र कहाँ तक है, यानी कि किसी भी मामले को किस बेसिस पे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है।
समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कोई भी मामले को न्यायिक समीक्षा किसी भी मामले से संबंधित किसी भी न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार कब प्रदान किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कानून अगर वो संविधान का उल्लंघन नहीं भी करता है तो भी न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। मतलब अगर इन चीज़ों का अगर होता है, इन चीज़ों का उल्लंघन होता है, इन बातों का, तो ही न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, यानी कि क्षेत्राधिकार। इसमें कहा गया है पहला तो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, दूसरा है संविधान का उल्लंघन करता हो, तीसरा है कि वह उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो जो उसकी सक्षमता से बाहर है। ठीक है, इन आधारों पर ही किसी कानून को या कोई भी आदेश है उसको न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये तो थी हमारी न्यायिक समीक्षा से संबंधित कुछ बातें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता, जो कि हमारी न्यायपालिका से ही संबंधित है। उसके बाद ही हमारा ये न्यायपालिका से जो जितने भी रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना